वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 29 अगस्त 2021 और 29 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए मिशन को क्या नाम दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने आपको बताया था ऑपरेशन देवी शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग सारी चीजों को डिटेल में अवश्य लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। आज है 29 अगस्त 2021 और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट चीजों को मैंने ऐड किया है जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो इनकी ही मतलब कि जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट लिखा, यह दिन 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन का प्रतीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसी दिन भारत के राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड नामित लोगों को प्रदान करते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के अवसर पर ही ये सारी अवार्ड भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है जो भी लोगों को नामित किया जाता है। अब यहाँ पे अगला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्लिन में 1936 में हुए ओलंपिक खेलों के बाद उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलने का प्रस्ताव भी दिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद के खेलों से प्रभावित होकर जो 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था इन्हीं खेलों से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने का प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उन्हें ठुकरा दिया और कहा कि उनका देश भारत है और वे इसके लिए ही खेलेंगे। तो ये आपको यहां से याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मेजर ध्यानचंद को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 1956 में सम्मानित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 123 एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार सरकार से मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और रक्सौल में उड्डयन सुविधाओं के विकास के लिए जमीन की मांग की है। यानी कि कुल मिलाकर 3 जिलों के बारे में यह पत्र लिखा गया है जिसमें आप कह सकते हैं नया एयरपोर्ट जो बनाया जाएगा इसी के लिए जमीन की मांग की गई है। और इसके तहत मुजफ्फरपुर में 475 एकड़, पूर्णिया में 50 एकड़ और रक्सौल में 123 एकड़ जमीन की मांग की गई है। अब यहाँ पे देखिए इस पत्र में कुछ और भी बातें लिखी हुई थी और साथ ही इस पत्र में पटना एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ दरभंगा एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के बारे में भी लिखा गया है। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है। और दरभंगा एयरपोर्ट की यहाँ पे चर्चा हो रही है तो दरभंगा एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर 2020 को हुई थी। ये भी बात मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि इसके अतिरिक्त नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने 4 अन्य राज्यों जो कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी इस तरह के पत्र लिखे। अब यहाँ पर यह ध्यान रखेगा कि बिहार के साथ साथ अन्य 4 राज्य यानी कि कुल मिलाकर जो 5 राज्य हैं यानी कि बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़, तो ये 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस तरह का पत्र लिखा गया है जो कि राज्य की उड्डयन सेवाओं को मतलब कि उड्डयन सेवाओं या सुविधाओं को मतलब कि विकसित करने की दिशा में एक पहल है, जो कि भी हाल ही में यह पत्र लिखा गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार के 3 जिलों में मतलब कि इस सुविधा के विकास करने के लिए जमीन की मांग की गई जो कि है मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और रक्सौल, और वहीं पे पटना एयरपोर्ट और साथ ही साथ दरभंगा एयरपोर्ट के मतलब कि विस्तार के लिए भी इसमें बात की गई है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में बन रहे पेप्सी की बोटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा पेप्सी की बोटलिंग प्लांट का जो निर्माण कार्य चल रहा है यह बिहार के बेगूसराय में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बेगूसराय में बियाडा के नए औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में बन रही पेप्सी की बोटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया
और कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण का काम लक्ष्य के मुताबिक इस साल के अंत तक पूरा किया जाए और प्रोडक्शन का काम भी तय समय से मतलब कि प्रारंभ किया जाए। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये जो निर्माण हो रहा है बेगूसराय में, जो पेप्सी की बोटलिंग प्लांट है, इसे मतलब इस साल तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि बियाडा के द्वारा दी गई जमीन पर करीब 51 एकड़ क्षेत्र में यह पेप्सी के बोटलिंग प्लांट का निर्माण हो रहा है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है बियाडा अर्थात बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट अर्थात बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के वैधानिक प्रावधान के तहत औद्योगिक के नियोजित विकास के लिए बियाडा का गठन किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बियाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। बियाडा का फुल फॉर्म होता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, जो कि इसका आपको उद्देश्य याद रखना है। इसका गठन क्यों किया गया था, किस उद्देश्य किया गया था, तो राज्य में औद्योगिक के नियोजित विकास के लिए इसका गठन किया गया था बियाडा का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है बेगूसराय की, क्योंकि बेगूसराय में ये पेप्सी की बोटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। तो बेगूसराय जो जिला ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो बेगूसराय जिला जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है और मुंगेर प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये मुंगेर ही है। और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें कि मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। ये कुल मिला के 6 जिले हैं जो कि मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न के निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोइनुल हक स्टेडियम पटना को भी हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है और इस स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों के आयोजन की भी सुविधा होगी। अब यहाँ पर यह ध्यान रखेगा, ये जो स्टेडियम को विकसित किया जा रहा है इसके लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार कर लिया गया है। अब यहाँ पर मैंने देखिए आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ऐड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेडियम पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और स्टेडियम परिसर में 5 स्टार होटल होंगे। प्रैक्टिस के लिए 9 पिच बनाए जाएंगे, यानी क्रिकेट पिच जो होता है 22 गज का, तो प्रैक्टिस के लिए 9 क्रिकेट पिच बनाया जाएगा और साथ ही स्टेडियम की लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वर्तमान में ये मोइनुल हक स्टेडियम पटना की स्थिति ऐसी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगला पॉइंट मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में लिखा है कि मोइनुल हक स्टेडियम की स्थापना 1969 में हुआ था और यहाँ पर पहला मैच 15 नवंबर 1993 को खेला गया था, जो कि हीरो कप का 5वां मैच था, जो कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना। और इस मैदान पर यानी कि मोइनुल हक स्टेडियम में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1996 में खेला गया था। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये इसका अभी देखिए अभी चर्चे में है, तो यहाँ पर आपका इसका स्थापना से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे कब अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, पहला मैच और आखिरी मैच कब हुआ था, तो ये सारे पॉइंट जो मिलते जुलते फैक्ट है वो आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा केजे अल्फोंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस पुस्तक के लेखक हैं केजे अल्फोंस, यानी कि एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं केजे अल्फोंस। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने अपनी पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया है। ये आप यहाँ से याद रखिए। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं को समाहित करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड किया जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जब इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो हाल ही में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। एक प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले ये प्रश्न बताया था। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि जे अल्फोंस पूर्व संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री थे और उनका कार्यकाल 3 सितंबर 2017 से मई 2019 तक का था। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह भी हाल में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना भी हाल ही में ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा गया मिशन ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाले विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए तैयार किया गया ताकि उनकी थोड़ी सी मदद हो सके। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से पिछले 18 माह में लगभग 15,095 महिलाओं ने अपने पति को खोया है। ये मतलब महाराष्ट्र का आंकड़ा है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो महाराष्ट्र सरकार ने विधवा महिलाओं की मतलब जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो अपने पति को खो दिए हैं, तो वैसे विधवा महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है जिससे उनकी थोड़ी सी मदद हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। उन्हीं को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आपको पेड ग्रुप के तहत आज 34वां प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं पेड ग्रुप में देखिए वहां पर आपको 34वां सेट अवेलेबल होगा। ये 50 सेट का श्रृंखला है। जो लोग अभी तक इसे ज्वाइन नहीं कर चुके हैं, घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो हमारे पेड ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होता है सारी क्वेश्चन का, आप उससे बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको इस पेड ग्रुप में बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक वर्ष का करंट अफेयर्स जो आप यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं, सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप के तहत प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। जो लोग भी इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। हमारे मटेरियल आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। आप इसका डेमो पीडीएफ मंगा के देख सकते हैं। आपको मटेरियल में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। अभी एग्जाम नजदीक है तो आप इसमें देरी मत कीजिए। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी से बहुत सारे मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी हाल ही में ये मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और मध्यस्थ यानी कि मेडिएटर के लिए आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना भी हाल ही में LIC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आनंद का अर्थ क्या होता है, इस बारे में यहाँ पे लिखा गया। आनंद का अर्थ है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ये इसका अर्थ होता है, जो कि अभी हाल ही में LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह ऐप एजेंट या फिर मध्यस्थ की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो LIC का जो बीमा पॉलिसी वाला जो काम होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, ये पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी इस ऐप के माध्यम से। यानी कि आनंद नामक इस ऐप के माध्यम से ये पूरी तरह से ये प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी, यानी कि डिजिटल हो जाएगी। और इसी को ध्यान रखते हुए भी LIC के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। और ये प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा स्वीडन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में स्वीडन जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और जीवाश्म मुक्त स्टील को ग्रीन स्टील के भी नाम से जाना जाता है। ये भी चर्चे में है, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए, जीवाश्म मुक्त स्टील को ग्रीन स्टील के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड किया है, जो कि मैंने जुलाई 2021 में आपको बताया था। ये पॉइंट यह है कि स्वीडन 17 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का नया सदस्य बना था। और इस प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 58वां देश बना था। ये आपको ध्यान रखना है, 98 नंबर का ये देश बना था, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ये स्वीडन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ भारत और फ्रांस ने 23 नवंबर 2015 को पेरिस में किया था। COP21 सम्मेलन हुआ था, जो कि भारत और फ्रांस के बीच ये मतलब संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया था। ये फ्रांस में शुरू किया गया था। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा है, इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है स्वीडन के बारे में। स्वीडन एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। और यहाँ की जो मुख्य भाषा ये स्वीडिश है और यहाँ की जो मुद्रा है ये स्वीडिश क्रोना कहलाती है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि अगर आप याद रखेंगे तो आपको सभी एग्जाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप ये भी बात ध्यान रखिए कि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जनवरी 2021 में, ये आपके लिए अगर सच में उपयोगी हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम यहाँ पर आज के इस वीडियो का टारगेट आपको दे रहे हैं 900 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान ने किस नाम से एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फतह-1 नामक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी हाल ही में सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए जानने लायक अति आवश्यक है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि पाकिस्तान ने हाल ही में फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। फतह-1 पाकिस्तानी निर्मित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है और यह 140 किलोमीटर की सीमा तक पारंपरिक हथियार पहुंचाने में सक्षम है। जो कि पाकिस्तान में निर्मित ये फतह-1 ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना, ये पूरी तरह से पाकिस्तान में ही निर्मित किया गया है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपको याद रखना, यह फतह-1 का दूसरा परीक्षण था, जबकि पहला जो परीक्षण हुआ था, जबकि पाकिस्तान ने जनवरी 2021 में इसका पहला परीक्षण किया था। यानी कि पहला परीक्षण जो था ये असफल हुआ था। उसके बाद ये दूसरा परीक्षण अभी हाल ही में अगस्त 2021 में किया गया था, जो कि सफल है। तो आपको ध्यान रखना, इस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का नाम है फतह-1। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, इसके अतिरिक्त हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी सफल परीक्षण किया है। कुछ दिन पहले भी ये किया गया था, मैंने आपको बताया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न।
ये प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा लेह में मेगा पर्यटन कार्यक्रम लद्दाख नई शुरुआत नए लक्ष्य का उद्घाटन किया गया है। इस मेगा पर्यटन का नाम है लद्दाख नई शुरुआत नया लक्ष्य। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जी किशन रेड्डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको इस प्रश्न को बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने वर्चुअल माध्यम से लेह में मेगा पर्यटन कार्यक्रम लद्दाख नई शुरुआत नया लक्ष्य का उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सहयोग से 28 अगस्त तक आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस कार्यक्रम के तहत लद्दाख को घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया गया। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम था लद्दाख नई शुरुआत नया लक्ष्य। ये आपको यहाँ से याद रखना है, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? ये भी प्रश्न अच्छा, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है और वह तत्काल प्रभाव से 2024 तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। तो आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मनसुख मंडाविया ने पदभार ग्रहण किया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड किया जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को विस्तार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए। आरोग्य धारा 2.0 किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आरोग्य धारा 2.0 आयुष्मान भारत योजना के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने का ही प्रयास करेगी। तो इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ मिलकर महिला उद्यमिता मंच के अगले चरण का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में किसके साथ ये समझौता किया गया, किसके साथ मिलकर ये महिला उद्यमिता मंच के अगले चरण का शुभारंभ किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सिस्को के साथ मिलकर यह शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारत सरकार की सार्वजनिक नीति के थिंक टैंक नीति आयोग ने अपनी साझा प्रतिबद्धता के आधार पर देश भर में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सिस्को के साथ मिलकर उद्यमिता मंच के अगले चरण का शुभारंभ किया है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग जो थिंक टैंक के रूप में काम करती है, सरकार की थिंक टैंक नीति के रूप में काम करती है, तो इसी की अपनी साझा प्रतिबद्धता के आधार पर देश भर में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए अभी समझौता किया गया सिस्को के साथ, और ये इसका अगला चरण है। यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को 2017 में शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी, लेकिन नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता मंच को जो स्थापित किया गया 2017 में स्थापित किया गया था, जो कि अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो कि विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ लाता है और उनके संसाधनों, समर्थन और सीखने के विविध आयामों तक पहुंच प्रदान करता है। और इसी को ध्यान रखते हुए नीति आयोग के द्वारा 2017 में इस मंच की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या है कि ये एक तरह का पोर्टल है जिसमें कि विविध प्रकार की जो महिलाएं होती है, जो विविध पृष्ठभूमि से आती है, सभी महिलाओं को एक साथ लाने का लक्ष्य रहता है और सभी को संसाधनों और समर्थन के साथ साथ विविध चीजों को सिखाने में मदद पहुंचाता है। ये इसका उद्देश्य रहता है। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट सिस्को के बारे में ऐड किया। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सिस्को है क्या? तो सिस्को सिस्टम विश्व की एक बड़ी नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। यानी कि ये कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर पर आधारित कंपनी है जो कि इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। तो अभी हाल ही में इसी के साथ समझौता किया गया है भारत सरकार के द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में बड़ी घोषणा की गई है। इसके तहत हाल ही में पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा के नाम पर यह स्टेडियम का उद्घाटन किया। यानी कि इस स्टेडियम का जो उद्घाटन इसके नाम पर किया गया, नीरज चोपड़ा के नाम पर, यह उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ओलंपिक की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो ओलंपिक से संबंधित एक वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और उस पीडीएफ का लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। आप जाकर उसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से कितने शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप के ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, यहाँ पर पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर PRI21 लिख के मैसेज कीजिए और इसका डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए। उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। आइए अब जानते हैं पेड ग्रुप के बारे में कंप्लीट चीजों को। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिक अंक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 PDF मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिक अंक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ PDF है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का PDF, ये सारे और भी छोटे छोटे PDF है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको PRI21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है PRI21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें PRI21 लिख के मैसेज कीजिए। आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे। 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।